वर्कर्स के वेलफेयर के लिए अलग अलग प्रोग्राम, नए वकील साथी जो हमारे हैं उनके अवेयरनेस के लिए, उनको अप टू डेट करने के लिए सेमिनार लेक्चर ऑर्गेनाइज करती रहती है। इसी कड़ी में आज हमारे बार के सीनियर मेंबर श्री श्याम गुदारा जी हमारे बीच में हैं। पहले भी इनका लेक्चर हमारे बीच में हुआ था, लेकिन जो हमारी टाइम लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए कंक्लूड नहीं हो पाया था, तो उसी कंटिन्यूटी में और ज़्यादा अपडेशन के साथ श्री श्याम गुदारा जी आज हमारे बीच में क्रिमिनल ट्रायल के बारे में अपडेट करेंगे। जो आज का हमारा मुख्य प्रोग्राम है, जो सेमिनार जो लेक्चर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे बार के सीनियर मेंबर श्री श्याम गुदारा जी हमारे बीच में उपस्थित है और वो हमें जो क्रिमिनल ट्रायल के अंदर की बारीकियां हैं, हाउ टू डील विद द केसेस, प्रोसीडिंग्स, ट्रायल, वो हमें विस्तार से बताएंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्री श्याम गुदारा जी। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। श्री श्याम गुदारा जी। फ्रेंड्स, आज अगेन आई एम प्रेजेंट बिफोर यू। जो मेरा रिमेनिंग पार्ट था क्रिमिनल ट्रायल का, वो कंप्लीट करने के लिए, तो स्टेट में मैं अपना तजुर्बा है जो 33 साल की वकालत का क्रिमिनल साइड में, और जो मैंने पढ़ा है स्टैट्यूट में, उसके अकॉर्डिंगली कोशिश करूंगा कि क्रिमिनल ट्रायल के बेसिक्स क्या होते हैं, और बेसिक्स एक ट्रायल कोर्ट के एडवोकेट के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन चीफ है, मोड ऑफ एविडेंस है कि कैसे प्रूव करेंगे, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ब्रीफ करूं इस चीज़ के बारे में। और इवन कि जो मैंने ट्रायल कोर्ट का एडवोकेट करता है, यहाँ पर जो नुक्ता निकालता है हमारे जो ट्रायल कोर्ट के वकील साहिबान निकालते हैं, इवन इन द सुप्रीम कोर्ट दे आर अनएबल टू डू सो। आपने कई बार आपकी सोशल मीडिया पर उनकी आर्गूमेंट सुन रहे हैं या उनकी डिबेट कई बार सुनी है, तो दे आर वेरी मच अनअवेयर अबाउट द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल कोर्ट, अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। तो उस हालत में अगर देखेंगे तो ट्रायल कोर्ट का जो एडवोकेट है, ही इज द बेस्ट पर्सन, वेरी मच कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ द लॉ। तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं शुरू करूंगा मेरी जो सबमिशन है। उसके लिए पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैंने अपनी इतने साल की वकालत के अंदर ये देखा है कि ट्रायल कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं वो रेफर नहीं होते। इवन क्रिमिनल लॉ इज टोटली बेस्ड अपॉन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट डिस्पाइट दैट नो वन रेफर द प्रोविजन और आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द आर्गुमेंट, ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। उसके लिए जो रेलिवेंट आर्टिकल है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, दो आर्टिकल्स वेरी मच रेलिवेंट। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो क्या कहते हैं कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड बाय एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एन ऑफेंस। कि एट द टाइम व्हेन द ऑफेंस इज कमिटेड, उस टाइम जो लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग ही उस एक्यूज पर्सन को आप ट्राई कर सकेंगे, उसको कन्विक्ट या एक्विट कर सकेंगे। यहाँ ये भी मस्ट है, जरूरी कई बार है कि जो क्रिमिनल लॉ में है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता क्रिमिनल लॉ का, कि जी उस टाइम वो प्रोविजन था, नो पर्सन कैन बी चार्ज्ड और ट्रायल्ड फॉर दैट ऑफेंस व्हिच वाज नॉट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो इसके लिए आर्टिकल 20 है, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग नंबर 1 कि वो पर्सन नहीं ट्राई हो सकता फॉर द ऑफेंस व्हिच वाज नॉट एन ऑफेंस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द सेम। नंबर 2 इसका है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। यहीं पर आप और सीआरपीसी का प्रोविजन सेक्शन 300 है, 300 सेक्शन 2, वो कहता है डबल जियोपार्डी नहीं होगी। एक एक्ट के लिए आपको एक ही बार प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। इफ यू हैव बीन एक्विटेड और कन्विक्टेड फॉर दैट, यू कैन नॉट बी अगेन प्रोसिक्यूटेड फॉर दैट एक्ट। नंबर 2 और तीसरी, नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड, नो एक्यूज पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू मेक ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी कानून ये फोर्स नहीं कर सकता आपको कि आप अपने अगेंस्ट एविडेंस दोगे। तो ये 3 चीजें आप हमारे को प्रोटेक्ट करती है आर्टिकल 20 की। वी शुड यूज दिस आर्टिकल ड्यूरिंग द कॉमन प्रैक्टिस एट द टाइम ऑफ ट्रायल आल्सो। सेकेंडली, आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
This is very much an important article in Constitution which protect us from every harassment or illegal detention, etc. In trial court, so many times we see a person is kept in police station for 2 or 3 days, they kept in illegal custody for number of days, and thereafter his arrest has been put in the papers and produced before the court. The council knows this fact कि जी इसको इलीगल डिटेन किया था, इसको अरेस्ट किया था, इसको टॉर्चर किया था. डिस्पाइट दैट वी रिमेन साइलेंट. हम अपनी आवाज नहीं उठा रहे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे को ये प्रोटेक्शन दी है पर्सनल लिबर्टी की, वेरी फंडामेंटल राइट हमारा. डिस्पाइट दैट हमारी पर्सनल लिबर्टी एट स्टेक होती है. डिस्पाइट दैट वी आर नॉट यूजिंग दिस आर्टिकल. वन मोर थिंग इज देयर. अर्नेस के केस में आई थी 2014 सुप्रीम कोर्ट कि जी आप किसी भी आदमी को जो फॉर द ऑफेंसेस पुनिशेबल अप टू 7 ईयर आप अरेस्ट नहीं करोगे. 7 साल तक की सजा जिस ऑफेंस में है, 7 साल या 7 साल से कम, यू कैन नॉट अरेस्ट दैट पर्सन. डिस्पाइट दैट पुलिस ऑफिसर्स आर अरेस्टिंग दोज पर्सन. इवन 506 आईपीसी इज देयर, 323 506 की थप्पड़ मारा और धमकी दी, इसमें अरेस्ट करके इलीगल डिटेन कर रहे हैं 24 घंटा, उसके बाद कोर्ट में पेश कर रहे हैं. कोर्ट उनको 1 दिन का नोटिस देके 1 दिन फर्दर उसको उसमें रख रही है. सुप्रीम कोर्ट क्लियरली सेज कि नो, यू कैन नॉट अरेस्ट दैट वन. डिस्पाइट दैट we are not raising this point before the trial courts कि जी this is illegal detention. If our voice is not heard here, we can approach higher authorities also, but no such act. तो मेरी क्यों सबमिशन नंबर 1 की जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, those should be discussed by us in the trial court as well as they should be referred before the concerned court. Second मेरी सबमिशन is कि ट्रायल के ऊपर आऊंगा मैं, क्रिमिनल ट्रायल. फॉर द ब्रीफ के लिए मैं ये कहूंगा कि हम ले लेते हैं मर्डर केस की ट्रायल को. अदरवाइज तो ट्रायल तो है मजिस्ट्रेट ट्रायल इन वारंट केस, मजिस्ट्रेट ट्रायल इन समन्स केस, इन कंप्लेंट केस आल्सो, समरी ट्रायल्स आल्सो देयर. बट इन फॉर द सबमिशन ये है कि मैं कहूंगा मर्डर ट्रायल के क्या प्रोसीजर्स है. इसके लिए वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग कि आफ्टर completion of the investigation, police submit the challan in the court before the इलाका मजिस्ट्रेट. अब आपको you should be aware at that stage कि आपको कॉपी सप्लाई होगी चालान की, रिपोर्ट की. Then you should check those things कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट है क्या. If documents are not proper and complete, documents means those documents which are attached with the challan, accused has right to take the copy of the same free of cost. तो फर्स्ट यू शुड अप्लाई फॉर द कॉपीज. अगर कंप्लीट नहीं है आप अपना कंप्लीट कीजिए. इवन अर्लियर इट वाज देयर कि जी जो कुछ को डॉक्यूमेंट्स है कोर्ट कैन रिटेन, बट नाउ लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट सेज और नई बीएनएसएस सेज कि एक्यूज हैज राइट टू टेक ऑल द कॉपीज विच आर पार्ट ऑफ द चालान. नंबर 1. सेकेंडली कि आफ्टर सीइंग द चालान सम डॉक्यूमेंट्स आर देयर कि जो एक्यूज के फेवर में है. सपोज कि 2 पार्टीज का आपस में क्लैश हो गया, दोनों पार्टी की चोट आई, एक के ज्यादा थी उसकी डेथ होगी, अदर्स हैव आल्सो ग्रीवियस इंजरीज, पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है उसकी चोटों के बारे में, ना उसकी एक्सप्लेनेशन है फाइल के ऊपर में कहीं, ना उस लाइन पर इन्वेस्टिगेशन की है पहले उसने. देन यू हैव राइट टू से कि जी मैटर शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड. यू हैव नो राइट, नो रीजन टू फाइल कंप्लेंट सेपरेट. यू कैन सिंपली मूव एप्लीकेशन की जी इस केस में ये जो है इनको पूरा एजेंसीज ने टच नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, और द मैटर शुड बी सेंट बैक फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. अर्लियर प्रायर टू 2000 आई थिंक शशिकला's केस इन 2003 और 2004 द प्रोविजन वाज कि जी एक्यूज हैज नो राइट टू सीक फर्दर इन्वेस्टिगेशन. बट नो आफ्टर 2004 इट वेरी मच क्लियर कि एक्यूज हैज एवरी राइट टू मूव एप्लीकेशन फॉर सीकिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस. तो ये 2 चीजें हमारे को देखनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द चालान इन क्रिमिनल केस. देन नेक्स्ट स्टेज आएगी कमिटमेंट ऑफ द केस. मजिस्ट्रेट इफ द केस इज ट्राइबल बाय एक्सक्लूसिवली बाय सेशंस जज, ही विल कमिट द केस विद द कोर्ट ऑफ सेशंस जज. यहां आपका रोल शुरू होता है कि सेशंस ट्रायल जो है वो सेशंस ट्रायल में इन इस फर्स्ट स्टेप क्या है कि पीपी is the master of the case. He will open the case of prosecution. He submit the brief of the case and he will put the list of witnesses कि जी हमारे केस के स्पोर्ट में I have to examine those witnesses. यहाँ आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट राइट इज देयर, वो हम यूज नहीं करते आमतौर पर, कि एक्यूज हैज राइट टू रेज ऑब्जेक्शन
कि जी ये लिस्ट दी है इन्होंने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, इसमें सच 2 और 3 विटनेसेस हैं, ये इनएडमिसिबल एविडेंस के विटनेसेस हैं, जैसे हियर से एविडेंस के हैं, या करेक्टर से रिलेटेड कोई एक्यूज के जो विटनेस है, क्योंकि एडमिटेडली सेक्शन 54 एविडेंस एक्ट करेक्टर की एविडेंस लीड नहीं कर सकते आप जब तक गुड कंडक्ट वो आप उसने प्लीड ना किया हो। तो यू कैन रेज ऑब्जेक्शन कि सर ये स्ट्रक डाउन कीजिए ये लिस्ट में से विटनेसेस का नाम। कोर्ट पूछे क्यों, आपके क्या तकलीफ है, कि जी तकलीफ ये है कि जी इनएडमिसिबल अगर एविडेंस अगर आप प्रोड्यूस करेंगे कोर्ट में, दैट एडमिटेडली इट इज इनएडमिसिबल बट इट विल इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द कोर्ट एट द टाइम ऑफ एजुकेशन ऑफ द केस। So when the such thing is not admissible, why you are keeping it in on the file? So number one, you can raise an objection at that stage. Second thing is sir, कि PP will open, then next stage will come कि जी ये केस हमारा है और आपके after considering all the documents and evidence and statement of the witnesses produced by PP, if you can ask the court कि जी I have right, no case of the alleged case is made out against the accused, then court can discharge the accused at this stage. Earlier there was such a provision कि accused will apply, argue the matter. अब नई BNSS में ये आ गई कि after commitment within 60 days accused can apply for discharge, or on that application if a case is not made out against the accused, then court can discharge him. If this stage court is not agree, court says कि yes case is made out against, then court will frame the charges against you. अब चार्जेज की जो स्टेज आती है, रूटीन में हम बड़ा लाइटली लेते हैं कि जी पुलिस ने चालान किया 302, 307, 326, 148, 149 जो भी है, कि जी अब चार्जेज के ऊपर क्या बहस करनी है। ये गलत हमारी है धारणा जो बनाई हुई हमने। चार्जेज के ऊपर में आपको यू मस्ट आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट, क्योंकि कई स्टेज ऐसी होती है कि जहां ऑफेंसेस मेड आउट ही नहीं होते, जहां सैंक्शन की मस्ट इवन प्लीज सी सेक्शन 25 ऑफ द आर्म्स एक्ट, वहां सेक्शन 39 की सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नेसेसरी। पुलिस हैज प्रोसिक्यूशन हैज नॉट ऑब्टेन्ड दैट सैंक्शन एंड कोर्ट फ्रेम द चार्जेस अंडर सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट, दैट इज टोटली इलीगल। यू कैन आर्ग्यू दिस स्टेज कि जी सैंक्शन नहीं है, चाहे सेक्शन 25 का चार्ज फ्रेम नहीं होगा। सेकेंडली कि ऑफेंस के ऊपर you can argue कि जी such and such offenses are not made out, तो you can get relief at initial stage itself. One more example is there, section 396 IPC का नया, तो थोड़ा देख लेना BNS का क्या है सॉरी, उसके अंदर है मर्डर विद डेकोइटी, कि डेकोइटी कमिट करते टाइम मर्डर हो जाए, देन पनिशमेंट इज डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट और अप टू 10 ईयर। रूटीन में 396 के केस में क्या होता है, चार्जेस आर फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 396 आईपीसी एंड केस इज फिक्स्ड फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। बट सपोज इफ इन दैट इवेंचुअलिटी मर्डर इज नॉट प्रूव्ड एंड एविडेंस ऑफ डेकोइटी इज देयर बट चार्ज ऑफ डेकोइटी 392 इज नॉट देयर, देन प्रॉब्लम विल अराइज। इफ यू आर अपीयरिंग फॉर प्रोसिक्यूशन, then it is your duty to ask the court कि sir please frame the charge dacoity separately, then charges of 396 is also another. Then in that final stage, if prosecution fail to prove the murder of that person, then court can easily convict the person under section 392. So at the stage of charge is also very much important stage, and you should appear, don't take lightly this stage, or you should argue your case on the fact of charges. After framing charges, the next step of the criminal trial is, sir, the evidence of the prosecution. Prosecution will produce his witnesses. अब यहाँ की उस तरह एक प्रैक्टिकल नॉलेज की बात आती है कि जी ये जो ऑर्डर होगा प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस, ये क्या होगा, किस विटनेस को पहले एग्जामिन कराएं, किसको बाद में कराएं, किसको बीच में रखें। आमतौर पर क्या होता है, हमने कई बार कोर्ट भी एडमेंट होती है कि जी केस फर्स्ट डेट है, आईओ आ गया पहले दिन, और एज ए PW1 कोर्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इज एविडेंस, कि जी क्या फर्क पड़ता है, आईओ इधर फर्क पड़ता है। फर्क इसलिए पड़ता है कि जो प्रैक्टिस है आमतौर पर और जो कानून भी है वो ये है कि फर्स्टली यू शुड एग्जामिन मेडिकल एविडेंस। आपके सामने आ गया ये इंजरीज थी, ये काज ऑफ डेथ था, और ये इसकी डेड बॉडी की उस टाइम
हालत थी at the time of postmortem, then you should examine the eyewitnesses and informant. तीसरी चीज है, लास्टली यू विल एग्जामिन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ द केस. रीजन इसके पीछे, रीजन ये सपोज कि एक विटनेस है, ओनली डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया इन पुलिस केस. एट द टाइम ऑफ इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग ही आइडेंटिफाइड द डेड बॉडी, बट व्हेन ही अपीयर इन द कोर्ट he deposed कि I was present at the time of occurrence and A, B and C has committed murder of this person, then he totally improved his version. अब आइयो तो पहले एग्जामिन हो गया, उसने अपने वर्सन को इंप्रूव कर दिया. देन फ्रॉम whom you will establish कि इसने ये स्टेटमेंट जो दी है सब्सिक्वेंटली ये पुलिस के बयान में नहीं दी थी. इट इज द आईओ हु कैन से वेरी इजीली कि जी नहीं सर, आई करेक्टली रिकॉर्डेड स्टेटमेंट 161 और 175, ही हैज नॉट स्टेटेड इन द स्टेटमेंट दिस फैक्ट एट दैट टाइम, सो यू कैन आर्ग्यू दिस फैक्ट बिफोर द कोर्ट कि सर दिस पर्सन हैज इंप्रूव्ड हिज वर्सन and please discard his evidence. This is the procedure, this is the practice. Because this reason evidence of IO should be recorded lastly. I have also faced number of times such a situation. IO आया हुआ है, कोर्ट शुरू कर देती है लिखने, लिखो जी PW1. ठीक है जी, क्या कर रहे हो आप? This is not procedure, this is not practice. You should firstly call doctor, then injured witness, then eyewitnesses, and lastly you can examine this IO that we can prove the we can confront the witness, we can meet out the situation stated by the eyewitnesses. तो सर दूसरी चीज ये है कि जो 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 क्या होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो ये होगा इस हिसाब से. देन शुरू होता है सपोज कि आई विटनेस इज प्रेजेंट इन द विटनेस बॉक्स, यू आर एज ए डिफेंस काउंसिल इज देयर, व्हाट यू विल से. Firstly, what you have to see. Firstly, you will see prior to appearance of the accused कि whether this court has jurisdiction to try this case or not. ये मैं थोड़ा स्लिप हो गया. ये at the before framing charge, you should note this fact कि whether this court where you are standing, where the accused is standing, has jurisdiction to try this case or not. Because original jurisdiction Act 190 CRP says that is with judicial magistrate first class. Sessions judge has no original jurisdiction to take cognizance of offense. 193 CRPC के according, a session judge can take cognizance on basis of commitment of the case. When case is committed to him, then he can take cognizance of that straightway. As a court of original jurisdiction, he has no jurisdiction to take cognizance of this case. So when you appear there, so you should see कि whether this court is competent to try this case or not. Then if that court has no jurisdiction, you can easily get benefit कि जी आपकी तो पावर ही नहीं है, why you will try this case. Secondly, when witness is present in the court, you have to see कि whether this person who is standing in the witness box is a competent witness. अब यहां आ जाता है competent witness कौन होता है. competent witness 118 एविडेंस में डिफाइन किया गया है कि a person who understand the question or able to give reasonable answer. If a person does not understand the question and unable to give the rational answer because of child, tender age, old age, illness, if he is not a competent witness that he cannot depose before the court, so you can see the position कि जो आदमी जो गवाही देने आए कि whether he is competent or not to depose before the court. Suppose a child of age of 10 years appear as a witness. Firstly, court has to see कि whether he is competent to depose. और इसके लिए कोर्ट क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करती है, कोर्ट कुछ क्वेश्चंस पूछती है उससे, क्या नाम है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, क्या करते हो, क्या कैसे है, ये है. जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ ये क्वेश्चन समझ रहा है और रेशनल आंसर देने के लिए ही कैपेबल है, देन कोर्ट विल प्रोसीड फर्दर. और उसके लिए बाद आती है स्टेज ओथ की. अब ओथ के बारे में बड़ी कंफ्यूजन होता है कि कौन ओथ किसको दिलाई जा सकती है, किसको ना दिलाई जा सकती है. एविडेंस एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि विटनेस को ओथ किसको दिलाए और किसको ना दिलाए. वहां तो सिंपल है कि एविडेंस शुड बी डिपोज ऑन द ओथ, पर इसके लिए भी शुड टेक हेल्प ऑफ ओथ. इंडियन ओथ एक्ट, इंडियन ओथ एक्ट में डिफाइन किया चाइल्ड को, वो कहते हैं बिलो 12 ईयर इज ए चाइल्ड. और ओथ के बारे में ओथ एक्ट कहता है
कि if a person to capable to understand the consequences of oath, कि उसको पता है कि शपथ लेना गलत है या सही है, तो उसको oath दिला सकते हो आप। If he is unable to understand or the meaning of the oath or the consequences of, then oath cannot be delivered to him। तो यहां आ जाता है फर्स्ट स्टेप नंबर 1, whether the witness is competent or not, whether the court has jurisdiction or not। if we clear this aspect कि जी ठीक है witness is competent, then he firstly जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा विटनेस का। नंबर 1, फर्स्टली ही शुड बी एग्जामिनेशन इन चीफ, और एग्जामिनेशन इन चीफ ओनली पब्लिक प्रोसिक्यूशन कैन कंडक्ट। एग्जामिनेशन इन चीफ के लिए कंडीशंस है कुछ की, कोई लीडिंग क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते आप विटनेस से। एग्जामिनेशन चीफ में क्या होता है, आमतौर पर हम कहते हैं कि जी ये कोर्ट भी कह देती है पीपी साहब आप लिखवा लीजिए, हम भी कहते हैं जूनियर को भेज दिया या पीपी को ऑथराइज कर देते हैं कि प्लीज आप लिख लो और हम आगे क्रॉस कर लेंगे। मैं कहता हूं ये वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। 60% केस आप अपने सक्सीड हो जाओगे अगर एग्जामिनेशन इन चीफ आपकी प्रेजेंस में लिखे तो। और मेरी रिक्वेस्ट है ईच एंड एवरी काउंसिल से कि प्लीज remain present at the time of recording the examination chief, because 2-3 रीजन है इसके पीछे। नंबर 1, आप गवाह के सामने खड़े हो तो आप उसका डेमनर पढ़ोगे, कि व्यवहार पढ़ोगे, उसका हाव भाव देखोगे कि विटनेस की स्टैंडर्ड का है जो विटनेस। नंबर 2, इनएडमिसिबल एविडेंस जो होती है आमतौर पर आपकी एग्जामिनेशन आपकी एब्सेंस में तो वो एग्जिबिट करवा देंगे पीपी साहब बड़ी आसानी से, बट इफ यू आर देयर यू कैन से सर प्लीज स्टॉप दिस इज नॉट एडमिसिबल, दिस इज नॉट रेलेवेंट, तो वो चीजें आप रोक दोगे। और नंबर 3, कई चीज ऐसी होती हैं जैसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इन योर एब्सेंस दे कैन गेट इजीली एग्जिबिटेड द सेम कि जी एग्जिबिट सो एंड सो है, ये हुआ, और वो आपकी प्रेजेंस में एग्जिबिट हो जाए तो ये आपके जो क्लाइंट है उसके साथ बहुत बड़ी जाती होगी, क्योंकि जो इनएडमिसिबल चीज है, इररेलेवेंट चीज है, वो आपने फाइल का हिस्सा बन गया। और बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट कि अगर आप प्रेजेंट होते वहां पर तो ये चीजें पब्लिक प्रोसिक्यूटर आपकी फाइल का हिस्सा नहीं बना सकता था। तो नंबर ये सबमिशन रिगार्डिंग क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ की काउंसिल शुड रिमेन प्रेजेंट देयर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन चीफ। सेकंड थिंग आता है आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन आर्ट। उसके लिए आपको फर्स्ट थिंग यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। सेकंड थिंग की क्रॉस एग्जामिनेशन कौन करेगा? एडवर्स पार्टी। एग्जामिनेशन इन चीफ वो करेगी जो विटनेस को बुला के लाता है, जिसके फेवर में गवाही दे रहा है। एडवर्स पार्टी एज राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन द विटनेस। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए फर्स्ट चीज आपके पास क्या होनी चाहिए कि जैसे ही विटनेस अपीयर होगा आपके पास उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एफआईआर और 161 और एनी अदर प्रीवियस स्टेटमेंट। सेकंड थिंग ही डिपोज्ड ऑन ओथ बिफोर द कोर्ट। 2 चीजें आ गई। अब आपका क्रॉस शुरू होता है तो फर्स्ट थिंग यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट कि वेदर ही हैज इंप्रूव्ड हिज वर्जन और नॉट। इफ ही चेंज्ड हिज वर्जन और इंप्रूव्ड हिज वर्जन एंड समथिंग ही लेफ्ट व्हिच वाज अगेंस्ट हिम, वेरी क्लेवरली ही लेफ्ट दिस थिंग, वो छोड़ जाता है उस चीज के लिए। तो उसके लिए आपको नंबर 1 कन्फ्रंट करनी पड़ेगी। कन्फ्रंटेशन का लॉ है, बड़ा ही जबरदस्त है ये। आमतौर पर हम इस गहराई में नहीं जाती कि कन्फ्रंटेशन कैसे कंप्लीट होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सन 2024 के करीब आई है एक अथॉरिटी, उसमें क्लियर किया है कि कन्फ्रंटेशन का क्या प्रोसीजर और कैसे कन्फ्रंटेशन कंप्लीट होगी। फर्स्ट थिंग कि कन्फ्रंटेशन, ए विटनेस कैन बी कन्फ्रंटेड विद हिज अर्लियर स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट, वेदर इट वाज इन फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म। तो उसके लिए you can a witness appear before the court and state कि I have witnessed the occurrence, this person had caused this injury, but that portion was not in his 161। what you will do, you can confront this person from his earlier statement, previous statement, और उसके लिए there is no need to show him that statement कि ये देखो ये है। no, you can confront by asking a question, section 145 evidence कि ये आज जो आपने कही है कि मैंने ये अकरेंस देखा, ये आपने 161 के बयान में कही थी। He will give the answer, he will say yes, I have stated in 161 statement। then you will confront that witness with the statement 161 की ये statement exhibit 161, exhibit so and so, where this fact is
इट नॉट रिकॉर्डेड। कन्फ्रंटेशन यहां कंप्लीट नहीं हुई है। दो चीजें आ गई, एक चीज एग्जामिनेशन इन चीफ में कि मैंने अक्रेंस देखा, दूसरी आपने कन्फ्रंट कराया 161 से, वहां ये नहीं है। तीसरी चीज अपॉन द कोर्ट ही विल सीक द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द विटनेस, जो आमतौर पर नहीं करते हमारी कन्फ्रंटेशन क्या होती है कि इंप्रूव किया, कन्फ्रंट कराया, लीव इट, बट देयर इज ए ड्यूटी अपॉन कोर्ट एट द स्टेज कि 2 वर्षन इज देयर, कोर्ट शुड आस्क दिस विटनेस कि भाई तेरा ये चीज वहां ये है, यहां ये, व्हाट यू हैव टू से, ये क्यों आई है कंट्राडिक्शन। देन जो एक्सप्लेनेशन आएगी विटनेस की, जी मैंने तो पुलिस को बता दिया था, पुलिस ने ना लिखा हो, या कोई और एक्सप्लेनेशन उसकी है, वो दैट शुड बी राइट डाउन इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इन कन्फ्रंटेशन कब कंप्लीट होगी कि व्हेन आईओ अपीयर्ड एज ए विटनेस, देन यू शुड आस्क दिस दैट आईओ कि जी ये एग्जिबिट D1 है 161 का स्टेटमेंट, यू हैव करेक्टली रिकॉर्डेड इट विदाउट एनी एडिशन और ओमिशन। He will say yes, I have correctly recorded this, then confrontation is complete। और settled law है कि any improved version given first time in the court has no evidentiary value। तो this is the confrontation part। तो you should start your cross examination from this aspect कि पहले confront कराइए witness को उसकी previous statement से, अगर उसने improve किया है अपना पेपर, then cross examination start। और जो आपका right है, क्योंकि in cross examination any question can be asked by the defense counsel, he can ask the leading question also। leading question means कि the question which suggests the answer of that the, so defense counsel has privilege to ask the leading question also, but prosecution has no such right, PP has no right to ask the लीडिंग क्वेश्चन टू द विटनेस। अगेन क्रॉस एग्जामिनेशन में आता है कि वेदर कि क्रॉस एग्जामिनेशन विल बी डन बाय एडवर्स पार्टी, एडमिटेडली अदर पार्टी करेगी। यहां एक ये क्वेश्चन आता है, सपोज ए विटनेस अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड ही इज नॉट सपोर्टिंग द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन, देन व्हाट इज द ऑप्शन बिफोर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देन ही विल, जनरल स्पीकिंग, he will declare him hostile, 154 एविडेंस एक्ट। बट when we will go through the Indian Evidence Act और इस BS से जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, no term of such type of word hostile is there। वहां क्या वर्ड है कि if a witness is not supporting the person, the party who called him, then that party can put the question to that witness with permission of court as can be asked by the adverse party। यहां होस्टाइल की ये एक पता नहीं क्यों ये कई बार मैंने कोर्ट्स में सबमिट भी है और जजेस को भी सबमिट किया, प्रोसिक्यूटर्स को भी कहा कि विटनेस इज नॉट सपोर्टिंग द प्रोसिक्यूशन, ही बी डिक्लेयर्ड होस्टाइल। वेयर इज दिस टर्म? दिस टर्म इज नॉट इन एविडेंस एक्ट एट ऑल, बट डिस्पाइट दैट वी आर रिपीटिंग दिस थिंग। तो प्रॉपर प्रोसीजर क्या है कि प्रॉपर प्रोसीजर है कि अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा है जो पार्टी कॉलिंग दैट विटनेस, देन यू शुड सीक परमिशन ऑफ द कोर्ट कि सर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, आई वांट टू पुट सम क्वेश्चंस टू हिम। और क्वेश्चंस क्या होंगे कि जो एडवर्स पार्टी पूछ सकती है। यहां भी रूटीन में एक गलत कंसेप्शन हमारे दिमाग में है कि जी अब क्रॉस हो गया पीपी तो कुछ भी पूछ सकता है। नो, इवन आफ्टर डिक्लेयरिंग सो कॉल्ड हॉस्टाइल टू विटनेस, ही कैन नॉट पुट द लीडिंग क्वेश्चन टू द विटनेस। लीडिंग क्वेश्चन के लिए एविडेंस एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन 143 एविडेंस एक्ट दिया है, उसमें डिफेंस काउंसिल एडवर्स पार्टी कैन आस्क द लीडिंग क्वेश्चन इफ ऑब्जेक्शन इज रेज्ड बाय अदर पार्टी हु इज कॉलिंग द विटनेस, देन विद परमिशन ऑफ द कोर्ट लीडिंग क्वेश्चन कैन बी पुट। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज नो राइट टू पुट लीडिंग क्वेश्चन एट एनी स्टेज टू द विटनेस इवन आफ्टर डिक्लेयरिंग हिम हॉस्टाइल। तो वी शुड करेक्ट दिस पोजीशन। और सपोज अब कई बार पोजीशन क्या होती है कि एक मेरे पास फोन आया कि जी अदालतें सपोर्ट नहीं कर रही है, एक गवाह बोलने जा रहा है, मैं कहता हूं ये एडमिसिबल नहीं है, या मैं क्वेश्चन पूछता हूं कोर्ट ही कह देती है इररिलेवेंट, यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन, या ऐसा जवाब दे रहा है जो एडमिसिबल नहीं है, व्हाट आई हैव टू डू? ठीक बात है, काउंसिल क्या करे, कोर्ट ऊपर बैठ, चलो वकील साहब आगे चलिए, नो नो आगे चलिए,
देन अकर्ड हो जाती है पोजीशन, वकील अपनी क्रॉस भूल जाता है, कोर्ट अगर ऐसे करने लगे तो कोई कहता है जी मैं क्या करूं, मैं क्या बेटा यू शुड मूव एन एप्लीकेशन, अपना क्वेश्चन है नंबर 1 तो यू शुड रेज ऑब्जेक्शन कि जी ये आंसर, ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टेड टू, अगर वो भी एग्री ना करे कोर्ट देन यू शुड मूव एप्लीकेशन कि सर ये क्वेश्चन है ये इनएडमिसिबल है, ये एप्लीकेशन प्लीज डिसाइड दिस एप्लीकेशन, then court is bound to decide that application, despite that कि वो allow कर दे या decline कर दे, you can challenge that order or also you can argue at the time of final argument कि जी ये inadmissible evidence थी, it cannot be considered। तो क्रॉस एग्जामिनेशन आया कि एडवर्स पार्टी इवन पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन पुट द क्वेश्चंस which can be put by adverse party, then आता है री एग्जामिनेशन, ज्यादा बहुत है, ठीक है जी जी। देन री एग्जामिनेशन कैन बी डन बाय ए पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस। और री एग्जामिनेशन किस चीज का होगा कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है या कोई कंट्राडिक्टरी या कोई ऐसी चीज आ गई है जो क्लियर नहीं हो रही है, देयर इज सम confusion is there, then the party who is calling the witness can ask the court for re-examination। re-examination के बाद अगर re-examination में कोई नया फैक्ट रेज हो गया, then court will give opportunity to other party to further cross examine the witness। तो ये आया इन ब्रीफ एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और आपका ये री एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन में वन मोर थिंग इज टू बी लुक्ड कि जी आप हर चीज को हर एंगल से हर तरीके से उसको अटैक कर सकते हो। इन ब्रीफ अगेन कि आफ्टर दिस एविडेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, देन द स्टेज इज स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, 313 जिसको कहते हैं। अब 313 के बारे में क्या क्या है इसका लीगल मीनिंग स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज का कि कोर्ट इज बाउंड टू पुट before the accused the evidence led by the prosecution and accused will give the explanation of the same। अब आमतौर पर क्या होता है, आमतौर पर मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट में मैंने देखा है कि 313 पीपी साहब लिखवा रहे हैं, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, आपकी गिरफ्तारी हुई, आपका ये मीमो है, ये आपने बरामद करवाई, ये दिस इज नॉट प्रॉपर फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ 313 सीआरपीसी। सपोज 313 is the evidence led by prosecution in the court, you can put that version to that evidence to the accused and seek his explanation। If suppose you should start from PW1 ये का what you have to say, secondly PW3 PW4 और डॉक्टर और जो आपका आईओ है, सारी पुट जो एविडेंस उसने कोर्ट में दी है, then you should put and accused will give explanation of the same। even Supreme Court says if you failed, if prosecution failed to the entire evidence or part of evidence to the accused under section 313, that piece of evidence cannot be used at all। so you can take benefit of this कि जी ये portion है, ये मेरे सामने पुट नहीं किया गया था, तो ये it cannot be considered by the court। 313 के बाद नेक्स्ट आता है डिफेंस। Even one thing or more is there, after recording 313 accused has right to file written statement also, 114 एविडेंस एक्ट में। ये जरूरी नहीं है कि रिटन स्टेटमेंट ऑलवेज इन सिविल केसेस में फाइल होती है। आफ्टर रिकॉर्डिंग 313 accused can file written statement in the court कि he has right to do so। next is कि accused himself is also a competent witness, he can appear as a witness in his case, but prior to appearing before the court as witness he has to seek permission of the court, और कोर्ट आमतौर पर ये परमिशन देती है। या वन मोर थिंग इज देयर कि इफ ही फेल्ड टू अपीयर एज ए डिफेंस विटनेस then no adverse inference can be drawn against him। even we will go through the section 114 of evidence act, 114 जी में है कि अगर एक पार्टी जो बेस्ट एविडेंस प्रोड्यूस कर सकती थी बट फेल टू प्रोड्यूस द सेम, देन एडवर्स इन्फ्लुएंस कैन बी टेकन अगेंस्ट दैट पार्टी कि ये जो एविडेंस इसने विदहेल्ड की है दिस वाज अगेंस्ट हिम, सो ही हैज नॉट प्रोड्यूस दैट
evidence. But in this case, in a case of accused, no such adverse inference can be taken against the accused. डिफेंस एविडेंस आमतौर पर क्रिमिनल केसेस में आमतौर पर मर्डर वी शुड अवॉइड टू प्रोड्यूस एनी डिफेंस विटनेसेस. क्यों कि ऑनस टू इज ऑलवेज लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन. इफ आप कोई अगर आपको डिफेंस विटनेस पे केस करते हो, कहीं कोई आपकी एडमिशन आ गई, कुछ और आ गई, दैट विल डैमेज योर केस. तो जब तक आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग डिफेंस ना हो, यू शुड अवॉइड दिस थिंग. यू शुड नॉट प्रोड्यूस द एनी डिफेंस विटनेसेस. और नेक्स्ट चीज है डिफेंस के बाद आर्गुमेंट्स. आर्गुमेंट्स की मैं 2 या 3 लाइन आपकी बताऊंगा कि जब आप आर्ग्यू करो तो व्हाट यू हैव टू आर्ग्यू फर्स्ट. अदरवाइज तो वी कैन टेक वेरी इजीली द मैटर आर्गुमेंट शुरू हो जाते हैं पीडब्ल्यूए का 2 ने 3 ने 4 ने. प्रॉपर फॉर्म इज फर्स्ट यू हैव टू पॉइंट आउट द कोर्ट कि जी ये विटनेसेस है, इनकी एविडेंस है, दैट एविडेंस इज इनएडमिसिबल. यू कैन नॉट गो थ्रू द एविडेंस ऑफ सच विटनेस. तो प्लीज स्ट्रक डाउन द एविडेंस ऑफ दोज विटनेसेस, साइड में कीजिए, क्योंकि उससे कोर्ट का टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी. और अनड्यू इन्फ्लुएंस जो कोर्ट के माइंड पर आना होता है, अब डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एवरीथिंग नोज कि कैसे लिखी जाती है. इवन देन वी फेल टू आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट स्ट्रिक्टली कि जी अब आप ये क्यों एग्जिबिट करा रहे हो. जब कन्फेशन बिफोर पुलिस इज हिट बाय सेक्शन 25 और 26 एविडेंस एक्ट, डिस्पाइट दैट रिपीटेडली पुलिस लिख रही है मैंने उसके ये किया, मैंने उसको मारा, मैंने उसको लूटा. जब वो एडमिसिबल नहीं है वो चीज, why you are exhibiting the same? If exhibited the same, then you can point out this fact at the time of argument कि जी please sir, this thing is take out from the record because this confession before police is inadmissible evidence. नंबर 1. नंबर 2, you can challenge कि जी no offense is made out. ऑफेंस के बारे में आप आर्ग्यू कर सकते हो. कोर्ट के नहीं ऑफेंस इज आल्सो मेड आउट, देन यू कैन चैलेंज द एविडेंस ऑफ द विटनेसेस कि जी ये विटनेसेस ट्रस्टवर्दी नहीं है. और ट्रस्टवर्दी नहीं है इसके लिए आप नंबर ऑफ थिंग्स ले सकते हो. एफआईआर डिले है, मेडिकल एविडेंस कंट्राडिक्ट है, इन्वेस्टिगेशन से है, वेपन जो ऑफेंस जो रिकवर हुआ है वो टेली नहीं हो रहा है, और एफएसएल रिपोर्ट से टेली नहीं हो रहा है. तो ऑल दीज थिंग वी कैन आर्ग्यू बिफोर द कोर्ट और अल्टीमेटली जजमेंट. So my submission is this regarding criminal trial. Thank you. हमारी बार के सीनियर मेंबर श्री श्याम गुदारा जी ने बड़े विस्तार से अपने 33 साल के अनुभव को आपके बीच में साझा किया और इतने तरीके से समझाया है कि हर चीज बिल्कुल क्लैरिटी से हर एक को समझ में आई. जो चीजें आम तौर पे जो हम नए वकील साथी हैं चीजें नहीं फॉलो करते हैं, वो चीजें भी आज हाईलाइट हुई, हमारे संज्ञान में आई कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का यूज करना चाहिए. एक्यूज का भी राइट है सभी डॉक्यूमेंट्स को लेने का. आमतौर पे जैसा चलाना है वैसा ले लिया, कुछ चीजें भैया फैसल आपको नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा, वो डिक्लाइन कर देते थे. तो ठीक है, अब पता लगा कि ये चीजें भी हो सकती हैं. फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन मूव करने का राइट का चीज पता लगी. और जो प्रोसीजर हाउ टू ऑब्जेक्ट द लिस्ट ऑफ विटनेस, चार्ज के बारे में, एविडेंस की क्रोनोलॉजी के बारे में, कंपिटेंसी ऑफ विटनेस के बारे में, कन्फ्रंटेशन, और जो सभी चीजें जो विस्तार से बताई हम सब के लिए बड़ी लाभप्रद है. इसके लिए एक बार फिर से श्याम गुदारा जी का बहुत बहुत धन्यवाद. मैं हमारे बार के उप प्रधान श्री विनोद कस्मा जी से अनुरोध करूंगा मंच पर आए और आज के हमारे स्पीकर श्री श्याम गुदारा जी का धन्यवाद करें. श्री विनोद कस्मा जी. आदरणीय प्रधान जी, मैनेजमेंट सेक्रेटरी साहब और सभी सम्मानित साथियों, आज जो कि अपना रूटीन में चलते आए कि हर हफ्ते हम किसी न किसी एक सीनियर एडवोकेट आगे जो करवाते हैं लेक्चरर, वो आज श्री श्याम जी गुदारा ने आज किया. इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इनसे कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलता ही है. थैंक यू.